हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? बिल्कुल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो। और वैसे भी थोड़ा थोड़ा अब एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी स्टार्ट हो गई है, तो थोड़ा सा अब क्या करना है, मस्ती के साथ साथ पढ़ाई पे भी फोकस करना स्टार्ट करना है। तो पता लग गया है ना, अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम होंगे और सेकेंड टर्म, मतलब क्या है, इधर बोर्ड के एग्जाम दो पार्ट्स में होंगे, पार्ट वन पार्ट टू। ठीक है, ओके। तो अब पार्ट वन की तरफ तैयारी करते हुए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज द फ्लक्स एंड द गोस थ्योरम। चलो जी, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं डे 12 के अंदर। नंबर वन, दैट इज द फ्लक्स, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके केसेस, साथ में हम बात करेंगे गोस थ्योरम की, उसकी प्रॉपर्टीज और केसेस की, और साथ में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। और एक चीज बता देता हूँ स्टूडेंट्स, आज जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ वो अपने आप में बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और दिमाग को ग्रो करने में हेल्प करने वाले हैं। और चीजों को आपको बहुत ध्यान से देखना है, नहीं तो छोटी सी गलती, क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, चलो जी, सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, इसका सिंबल क्या होता है, फाई ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड ई थ्रू एनी सरफेस एस इज डिफाइंड बाय इक्वेशन है फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज पाथ ई डॉट एस या डी एस कह सकते हैं। ठीक है, ज्यादा बेटर है डी एस कहो क्योंकि उसका इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज पाथ होगा। इसका मतलब क्या, थोड़ा सा समझे। चलो जी, कहना क्या चाहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, कोई भी कैसा भी रैंडम एरिया हो, क्लोज हो ओपन हो, ठीक है। तो अगर मान लो हमने ये कोई भी एरिया ले लिया, इसमें से कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास ऑन कर रही हैं, इसकी कैलकुलेशन को, मान लो किसी बॉडी पे हम कहते हैं ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही है, मतलब ज्यादा अच्छे से वो उसको अट्रैक्ट कर पा रहा है, रिपेल कर पा रहा है, किसकी वजह से होता है, वो लाइन ऑफ फोर्सेस अगर ज्यादा होंगी तो वो स्ट्रांग होगा, कम होंगी तो वो वीक होगा। तो इसी तरीके से बस हम ये चेक कर रहे हैं कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस उस पर लग रही है। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें, इसको ध्यान देना। देखो, सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो लग रही हैं, तो क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, कोई भी एरिया, ओके, जिसके ऊपर वो लग रही है। और तीसरा क्या है, एंगल, कैसे ना कैसे भाई कोई लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट जा रही होगी, कोई किसी पर्टिकुलर एंगल पे जा रही होगी, तो बहुत सारे फंडे आ जाते हैं। तो इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है, फ्लक्स। तो तीनों को अगर ऐड कर दें, तो एक दूसरे से रिलेट कर दें, तो कितना आ जाएगा, ई एस कोस ऑफ थीटा, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ई डॉट एस। क्या बोलते हैं इसको, ई डॉट एस। तो ये डॉट प्रोडक्ट दिखा रहा है, तो क्वांटिटी कैसी बन गई हमारे पास, स्केलर। कैसी बन गई, स्केलर। एंड यूनिट कैसी बन गई हमारे पास, देखो भाई, ई की तो न्यूटन पर कूलम, और एस क्या हो गया हमारे पास, एरिया, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, एक बात और जो समझने की है यहाँ पर, वो बहुत ध्यान से समझनी है आपको। इसे बोलते हैं एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर क्या है, देखो, जब आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, तो आपने वहां पढ़ा होगा कि हमारे पास एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा आपने पढ़ा होगा वेक्टर क्वांटिटी, तीसरा आपने पढ़ा होगा टेंसर क्वांटिटी। तो टेंसर क्वांटिटी क्या थी, टेंसर क्वांटिटी वो थी जहां पर हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, पर जो डायरेक्शन होती है वो सिचुएशनल बेस होती है। कैसे, देखो यहाँ ध्यान देते हैं हम थोड़ा सा, मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको चीज क्लियर हो जाए। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना होगा, ए इंटू में ए कैप, ए इंटू में ए कैप। तो यहाँ पर ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या, उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब स्पेसिफिक डायरेक्शन जहां पर भी आपका वेक्टर लगेगा, वहीं पर क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ये फंडा क्लियर होता है। वो इनवर्ड भी हो सकती है, आउटवर्ड भी हो सकती है, अपवर्ड भी, डाउनवर्ड भी, किसी भी जगह पर जा सकते हो, वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है।
चलो अब यहाँ जो समझनी है एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट। मैंने कहा यहाँ पर एस वेक्टर, तो एस वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई एन के। एस यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नीट्यूड, मींस जो भी आपके पास वैल्यू होगी, बट जो एन कैप है दिस इज द डायरेक्शन, एन कैप इज इक्वल्स टू डायरेक्शन। तो अब दोनों में फर्क क्या है, समझो ये बहुत बड़ा फर्क है जो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि क्वेश्चंस में बार बार ये एन कैप आने वाला है। तो एन कैप हमेशा याद रखना आउटवर्ड नॉर्मल होता है, आउटवर्ड, बस इतना ही समझ लो। आउटवर्ड मतलब जो भी कोई भी बॉडी होगी उससे हमेशा बाहर की तरफ जाएगा, इनवर्ड कभी भी नहीं होगा, ठीक है। और सेकंड थिंग, जहां पर भी एरिया है आउटवर्ड नॉर्मल कह रहा हूं ना, तो उसके साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का, ठीक। चलो एग्जांपल देता हूं, चलो 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 पहला एग्जांपल, ओके यहां देखते हैं एग्जांपल क्या है, एग्जांपल एग्जांपल एग्जांपल, ओके ये मान लो नोटबुक है, ठीक है। अब ये ऐसे रखिएगा, आउटवर्ड नॉर्मल कैसा होगा, आपकी तरफ, या फिर पीछे की साइड से लूंगा तो मेरी तरफ, फंडा समझ में आता है। अगर इसको ऐसे रख दूं तो आउटवर्ड नॉर्मल कहाँ होगा, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, फंडा क्लियर होता है, समझ में आती है बात। तो इसे बोलते हैं आउटवर्ड नॉर्मल, क्या बोलते हैं इसको, आउटवर्ड नॉर्मल। चलो जी, तो अब हमारे पास फॉर्मूलाज देखते हैं। द फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस, ये मैंने आपको बता दिया कि किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ लाइंस जिसको हम निकालते हैं, क्रॉसिंग एनी एरिया एट राइट एंगल। चलो जी, ओपन सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन डी फाई विच इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। यहाँ पर इंटीग्रेशन में ध्यान देना, इंटीग्रेशन में उसने क्लोज सरफेस, ये सर्कल सा दिख रहा है ना आपको, ये देखो ये मैंने बना दिया और ये है सर्कल, इसको बोलते हैं ओवर अ क्लोज पाथ। और अगर आपने ये सर्कल नहीं बनाया तो इसका मतलब क्या है, ओपन पाथ। इसका मतलब क्या हो गया, क्लोज, और इसका मतलब क्या हो गया, ओपन, ठीक। ओके, फॉर क्लोज सरफेस, अब क्लोज सरफेस में देखो देखो इसने क्या कहा, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएस। ये जो दूसरा फॉर्मूला वो गोस थ्योरम का, वो थोड़ा सा आगे आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या है, जस्ट इक्वल रखना है आपको, ई डॉट डीएस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो जी, अब यहां से सीखने वाला पहला पॉइंट, एस, एस क्या बोला था आपके पास, क्या है, सरफेस, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो एस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एंड पॉइंट्स आउटवर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर होता है फंडा। चलो जी, अब चलते हैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स के ऊपर। तो अभी देखो सबसे पहला पॉइंट, इन पॉइंट्स को हमें समझना है, फ्लक्स इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास, ई डॉट एस, ठीक है, इक्वल टू कितना था, क्यू बाय एप्सिलॉन। अब यहाँ क्यू पे थोड़ा सा फोकस करना, क्यू को बोलते हैं नेट चार्ज, क्या बोलते हैं इसको हम, नेट चार्ज। कभी भी चार्ज नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, नेट चार्ज। इस बात को दिमाग में रखोगे तो इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, if a dipole or many dipole are enclosed by a closed surface। देखो हमने क्या कहा, फ्लक्स कहाँ कहाँ जीरो होता है, ये चीज हमें समझनी है। तो पहले पॉइंट में क्या बोलता है, ए केस क्या है हमारे पास, इन केस ऑफ क्या, डाइपोल। तो डाइपोल का मतलब क्या था, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। तो क्यू नेट कितना आ जाएगा हमारे पास, जीरो, फंडा समझ में आता है। तो क्यू नेट जीरो हो गया तो क्या हो गया, फ्लक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट। तो क्यू नेट कितना हो गया, जीरो, तो फ्लक्स कितना आ गया हमारे पास, जीरो, फ्लक्स भी कितना आ गया हमारे पास, जीरो। फंडा क्लियर होता है, चीज क्लियर, ओके। सेकंड पॉइंट, magnitude positive and negative charges, magnitude of positive and negative charges are equal inside the closed surface। तो चलो जी, Q1 को मान लो नेगेटिव 10 कूलम और Q2 को कितना मान लो,
पॉजिटिव 10 कूलम। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? यस यस यस, जीरो। चार्ज कितना हो गया? जीरो। तो चार्ज अगर जीरो है तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। वेरी गुड। सी पॉइंट, नो चार्ज इज एनक्लोज्ड। कोई चार्ज है ही नहीं, तो चार्ज है ही नहीं तो पहले ही चार्ज की वैल्यू जीरो है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर जीरो आने वाला है। चलो फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में रखना। इसने कहा इनवर्ड फ्लक्स। मान लो कोई भी हमारे पास बॉडी गिवन है, जैसे मान लो यहाँ पे सिलेंडर है। सिलेंडर में कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस आ रही है? 10 लाइन आ रही है और 10 ही एग्जिट कर रही है। तो मतलब क्या, अंदर तो कुछ भी नहीं बचा। देखो अब समझो, एब्जॉर्प्शन है या हमारे पास वो चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इन चीजों को समझना है। 10 लाइन आई, 4 गई, तो अंदर एब्जॉर्ब हो गई, तो वहां पर क्या है? वैल्यू चेंज हो रही है। वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। पर यहां पर क्या बोल रहा है? अगर लाइन ऑफ फोर्सेस इन इज इक्वल टू लाइन ऑफ फोर्सेस आउट, अगर सेम है तो फ्लक्स कितना होगा? जीरो। 10 लाइन एंटर कर रही है, 10 लाइन एग्जिट कर रही है, तो नेट रिजल्ट कितना आ गया? जीरो। फंडा क्लियर? ओके। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर हमारे पास फोर्थ पॉइंट, ये हमारे पास क्या हो गया? मान लो सिलेंडर हो गया। अब यहां से हमने देखा कि मान लो 3 लाइंस जा रही हैं, 3 लाइंस, और 3 ही क्या कर रही हैं? एग्जिट कर रही हैं। एग्जिट कितनी कर रही हैं? 3 लाइंस। तो नेट रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास? तो हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ लाइंस इन is equals to number of lines out। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? फ्लक्स कितना आ जाएगा? जीरो। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ आपको लाइन के केस में बताया। अब इसको समझो प्रैक्टिकली, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है? इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ई डॉट डी एस, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? ई डॉट एस बोल सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कितना हो जाएगा? एस का इक्वल आ जाएगा। अब समझो यहाँ पर टेक्निकल पार्ट। अब किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो? जब आपने ये देखा, ये फर्स्ट पार्ट था और ये हमारे पास क्या है? सेकंड पार्ट। तो लाइन ऑफ फोर्स तो ऐसे जा रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अच्छा जी, पहला एरिया हमने ये मान लिया और दूसरा एरिया हमने ये मान लिया। अब इसको समझो, लाइन ऑफ फोर्स कैसे काम करेगी और एरिया कैसे काम करेगा। यहाँ पर जो एरिया एन कैप की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? यस यस यस, नॉर्मल आउटवर्ड। यहाँ पर भी कैसे होगी? नॉर्मल आउटवर्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये E है आपके पास, ये S है, तो यहाँ पर एंगल E एंड S के बीच में, E एंड S के बीच में एंगल कितना बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ पर कितना बना है? दोनों सेम डायरेक्शन में है ऐसे, E और n कैप, तो थीटा कितना बन रहा है? 0 डिग्री। तो यहाँ कितना आ जाएगा? कोस 180 कितना आ जाएगा? -1। यहाँ कोस 0 डिग्री कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, तो ये फ्लक्स जब निकालोगे तो फ्लक्स लेफ्ट तो कितना आ जाएगा? ई एस कोस ऑफ 180 डिग्री लेफ्ट, और राइट निकालोगे फ्लक्स राइट, तो कितना आ जाएगा? ई एस कोस ऑफ 0 डिग्री। फंडा क्लियर? तो 180 में कितना आ जाएगा? माइनस ई एस, इसमें कितना आ जाएगा? राइट में प्लस ई एस, तो नेट कितना आ जाएगा? नेट फ्लक्स ई लेफ्ट प्लस राइट which is equals to minus ES plus ES equal to 0। फंडा क्लियर? समझ में आती है बात? क्लियर? ओके। अब छोटी छोटी बातें उसको ध्यान देना है। सबसे पहली बात हमारे पास क्या आती है? ओके, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ये तो सीधी सी बात है, यूनिफॉर्म ही होने वाली है, तभी हम इसके ऊपर काम कर पाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला कितना है? फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट एस। ओके, स्केलर क्वांटिटी है, ये हमें पता लग गया। ठीक है, इसके डायमेंशंस कितने होते हैं? m1 l3 t-3 a1, ये आपको लर्न करना है। ओके, अब आते हैं 3 केस। नॉर्मल कोई भी एंगल थीटा होगा किस किस के बीच में? सरफेस के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। फॉर्मूला कितना हो जाएगा? d phi इज इक्वल्स टू e ds cos ऑफ थीटा। या आप क्या लिख सकते हो?
फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई एस कोस ऑफ थीटा, बस इतना लिख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल कितना बनेगा? जीरो। ठीक है, और हमारे पास जीरो वैल्यू कब आएगी? जब वो दोनों किस पर होंगे? 90 डिग्री पर। देखो दिख रहा है ना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और एरिया ऐसे जा रहा है। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया? मैक्सिमम कब आएगा? मैक्सिमम जब हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? 1 और थीटा कितना होगा? 0। और मिनिमम या जीरो वैल्यू कितने पर आएगी हमारे पास? जब थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक, अच्छा जी, ये बात मैंने अभी आपको इसके बारे में, फ्लक्स के बारे में बताई कि अगर लाइन ऑफ फोर्स बाहर जा रही है तो थीटा कितना बनता है? 0 डिग्री। तो कैसा होगा? प्लस। और अगर इनवर्ड आ रही है तो हमारे पास कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है, सिलेंडर का केस ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, अभी मैंने आपको क्लियर करा सिलेंडर में इन और आउट का केस। ओके, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल, चलो इस न्यूमेरिकल को ऊपर ले चलते हैं थोड़ा सा। ओके, तो न्यूमेरिकल क्या कहता है ये समझना है, और ये न्यूमेरिकल अगर समझ में आता है तो बहुत सारी चीजें आपकी वैसे ही क्लियर होने वाली है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? चलो जी, फ्लक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। फ्लक्स क्या होता है? ई एस कोस ऑफ थीटा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? ई डॉट एस, अगर दोनों वेक्टर फॉर्म में लेके चलो। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एसआई यूनिट? चलो एसआई यूनिट तो हमें पता है, एसआई यूनिट कितनी होती है इसकी? ई एस, तो ई से कितना होगा? न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर। ये मिल गई हमें इन वाई जेड प्लेन। यहाँ अगर आप इसे समझते हो, आपको ये क्लियर होता तो मान के चलना आगे क्वेश्चन बहुत इजी होने वाले। ये समझ में नहीं आएगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि वेक्टर में कैसे वैल्यू को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो इसको, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस। ठीक, चलो यहां पर अभी हमारे पास वर्ड क्या बोल रहा है? वाई जेड प्लेन। क्या बोल रहा है भाई यहाँ पर? वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन कैसे बनेगा? चलो बनाते हैं, और ये क्या बन गया हमारे पास? एक प्लेन बन गया वाई जेड प्लेन। ये समझ में आ रहा है? वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। अच्छा, वाई जेड प्लेन मतलब क्या हमारे पास? जो अब इस क्वेश्चन में हम जो एरिया यूज करने वाले हैं वो इस एरिया को यूज करने वाले हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था एन कैप की डायरेक्शन कैसी होती है। एन कैप की डायरेक्शन कैसी होती है? यस यस, एन कैप की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? आउटवर्ड नॉर्मल। सबसे पहले तो नॉर्मल देखो, नॉर्मल बोले तो 90 डिग्री। इस पर 90 डिग्री कैसे बनाओगे? इस पर 90 डिग्री बनाओगे ऐसे। ये आपके पास देखो सरफेस के साथ, प्लेन के साथ, अगर ये आपके पास प्लेन ऐसे है तो 90 डिग्री से बाहर की तरफ जाएगा ना, तभी तो 90 डिग्री बनाएगा। बस यही चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। तो यहाँ पर थीटा कितना बनाया है इसने? 90 डिग्री विद सरफेस। तो थीटा कितना बनाया? 90 डिग्री विद सरफेस। ठीक है, किसका है? एन कैप का। क्लियर हो गया? अच्छा जी, तो ये तो हमें क्लियर हो गया। तो अब ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? एक्स एक्सिस में। सो एरिया इज मूविंग और गिविंग डायरेक्शन, मूविंग और गिविंग डायरेक्शन along x एक्सिस। बात समझ में आती है? चलो जी, तो हम क्या लिखेंगे? एरिया की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर स्क्वायर। तो s की वैल्यू कितनी रखी है? 2 मीटर स्क्वायर। तो s वेक्टर की वैल्यू कैसे लिखोगे? 2, या फिर कैसे लिखते हैं? चलो पहले देखो, s n कैप ऐसे लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 2 n कैप किसके है? अलोंग पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा? i कैप। फंडा क्लियर? ओके, सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट अब क्या दे रखा है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 5i2j, 5i प्लस 2j। ये किसकी वैल्यू दे रखी है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सिर्फ अब क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट एस। तो ई कितना है हमारे पास?
5i प्लस 2j डॉट 2i। चलो जी, अब जिन बच्चों ने 11th में ये नहीं पढ़ रखा या जिसने कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजन से रह गया अगर आपका, तो मैं एक चीज आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, इसको समझना बहुत ध्यान से। वैसे तो a डॉट b का प्रोडक्ट जो होता है x x से y y से z z से होता है। चलो यहां देखना कैसे, 5i डॉट 2i प्लस 2j डॉट 2i। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट लिखूंगा मैं। सबसे पहला देखो 5 इंटू 2 10 लिख दूं, चलो एक स्टेप और कर देता हूँ, 10 आई कैप का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस कितना हो गया 4 जे कैप डॉट आई कैप। यहां तक समझ में आता है। चलो अब समझते हैं, सबसे पहले तो हम ए डॉट बी को समझते हैं। ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर विच इज इक्वल टू कितना होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये आता है तो भी एक बार रिवाइज कर लो, नहीं आता तो बहुत ध्यान से समझ लो, क्योंकि वैक्टर्स में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है और ये वैक्टर्स बार बार अब यूज होने वाले हैं। तो ए डॉट बी, ए बी कॉस ऑफ थीटा, तो समझो यहां पर दिस इज कॉल्ड वैक्टर। ये क्या है, ए का वैक्टर, बट ये ए का क्या है, मैग्नीट्यूड। ये बात समझ में आती है, फंडा क्लियर होता है। चलो जी, अब एक चीज हो, कोई भी वेक्टर होता है ए वेक्टर, तो ए ये मैग्नीट्यूड ए कैप, तो ए कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड होता है 1। कितना होता है, 1। फंडा क्लियर। चलो जी, तो अब चलते हैं आई कैप डॉट आई कैप, दोनों वेक्टर्स हैं, तो क्या लिखूं इसको, आई आई कोस ऑफ थीटा। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, यूनिट वेक्टर है। चलो जी, 1 मल्टीप्लाई 1। अब देखो आई कैप कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस। दूसरा आई कैप भी क्या होगा, एक्स एक्सिस। तो एंगल कितना बनेगा एक्स और एक्स के बीच में, 0। तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कोस ऑफ 0 डिग्री। तो वैल्यू कितनी आ गई, आई डॉट आई विच इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई कोस ऑफ 0 1। तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। फंडा समझ में आ गया। तो आई कैप का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, 1, या आई कैप डॉट आई कैप कह सकते हो। सिमिलरली अगर आप करोगे आई कैप डॉट जे कैप, तो कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई 1। देखो आई जे कोस ऑफ थीटा लिख देता हूं जिससे आपके लिए इजी रहेगा। आई का आई जे कोस ऑफ थीटा, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई, अब क्या है, आई एक्स एक्सिस है और जे क्या है आपके पास, वाई एक्सिस, तो थीटा कितना बनेगा, कोस ऑफ 90। तो कोस 90 कितना होता है, 0। तो वैल्यू कितनी आ गई, 0। फंडा क्लियर, वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। चलो जी, तो आई कैप का स्क्वायर तो हमें कितना पता लग गया, 10 मल्टीप्लाई 1 10 प्लस ये कितना आ गया, 0। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10। फ्लक्स इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। क्लियर, ओके बच्चा पार्टी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, एक चीज और, मैंने आपको बताया था कि 11th की ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप अगर आपने अच्छे से कवर करी है बहुत अच्छा, नहीं तो ड्यू टू पेंडेमिक बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो स्किप भी करवा दी जाती हैं, उनको भी मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा जो जो यहाँ पे यूज होंगी। ठीक है, ओके तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ सिलेंडर ऑफ लेंथ एल हैज रेडियस बी। तो रेडियस ये जरूर लिख लेना भाई, क्योंकि क्वेश्चन में रेडियस बहुत यूज होता है। रेडियस को इसने स्पेसिफाई कर दिया कितना है, बी। लेंथ बोले तो एल, एक्सिस को इंसिडेंट विद द एक्स एक्सिस। चलो ये एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी है, E इज इक्वल्स टू 200 आई कैप। ठीक है, अच्छा फाइंड द फ्लक्स, हमें फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, फ्लक्स। सबसे पहले कहाँ निकालना है, ए पार्ट पर। कहां पर है, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड। तो सबसे पहले ना डायग्राम का लेफ्ट हैंड समझते हैं। तो अब मैं इसको ना ब्रेक करता हुआ चलूंगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड ले लेते हैं। तो लाइन ऑफ फोर्स कैसे जा रही है, ऐसे ट्रेवल कर रही है,
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पर ये एरिया है हमारे पास, तो आउटवर्ड नॉर्मल कैसे बनेगा ऐसे? यस यस यस, बिल्कुल सही समझे, क्योंकि पहले समझा दिया था आउटवर्ड नॉर्मल। तो दोनों के बीच में थीटा कितना बनेगा? थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। कलर चेंज कर लेते हैं, चलो। तो लेफ्ट हैंड में थीटा कितना बन रहा है? थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। किस किस के बीच में? बिटवीन किस किस के? यस यस यस, ई एंड एन कैप, ई कैप एंड एन कैप, दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 180। वेरी गुड वेरी गुड। तो सॉल्व कर दो। चलो जी, तो पहला पार्ट यहाँ सॉल्व कर लेंगे, बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया? फ्लक्स लेफ्ट इज इक्वल्स टू ई डॉट एस, तो कितना आएगा? ई एस कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो E हमारे पास कितना दे रखा है इसने? 200 आई कैप, 200 आई कैप। एरिया दिया नहीं हुआ, इसने क्या बोला था? इसका रेडियस कितना है? B, तो क्या है? सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई बी स्क्वायर, पाई बी स्क्वायर, पाई बी स्क्वायर कोस 180 कितना आ गया? -1। वैल्यू कितनी आ गई? -200 आई कैप पाई बी स्क्वायर। फंडा क्लियर हो गया? समझ में आती है बात? दिस इज द फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या पूछता है? राइट हैंड। राइट हैंड इजी हो जाएगा हमारे लिए। राइट हैंड, तो राइट हैंड के लिए हमारे पास थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री। फंडा क्लियर होता है? ये ई कैप है, इधर एन कैप होगा, दोनों के बीच में थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो कितना आ जाएगा? राइट साइड इक्वल टू E S cos of 0 which is equals to 200 I pi b square plus 1। तो कितना आ गया? प्लस 200 pi b square I क्या? फंडा क्लियर? ओके, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, कर्व्ड सरफेस। देखो ये वाला जो हो गया हमारे पास, जो लेंथ एरिया होता है, लेंथ वाला, तो वो हमारे पास क्या हो गया? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर इसको देखो, इसको ज्वाइन कर लो, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, देखो ये आपने एरिया मान लिया, तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल ऊपर जा रहा है, तो मतलब क्या हुआ? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका क्या हो गया? आउटवर्ड नॉर्मल। थर्ड केस के अंदर तो थीटा कितना बन रहा है? थर्ड केस में थीटा इक्वल्स टू 90, तो फ्लक्स इक्वल टू ई एस कोस ऑफ 90। कोस 90 कितना होता है? 0। कोस 90 0, तो फ्लक्स इक्वल टू कितना आ गया? 0। फ्लक्स कितना आ गया हमारे पास? 0। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या आता है? द क्लोज्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। देखो इसको समझना, क्लोज्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका मतलब क्या है? कंप्लीट बॉडी। कंप्लीट बॉडी तो सबका सम कर दें, फ्लक्स इज इक्वल्स टू फ्लक्स लेफ्ट प्लस फ्लक्स राइट प्लस फ्लक्स जो आपका लेंथ पार्ट था। ठीक है, तो कितना आ गया? माइनस ई एस कह सकते हो पहले वाले का, दूसरे का प्लस ई एस कह सकते हो, तीसरे का कितना? 0। तो नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। फंडा क्लियर? समझ में आ रही है बात? चलो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, नहीं तो ये आपके नोट्स में नहीं आएगा। ओके, तो आंसर कितना आ गया? 0। ठीक है, ओके। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? E is equals to the electric field in a region is given by E equal to 3 by 5 E naught I cap plus 4 by 5 E naught J cap। चलो इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। ओके, ई नॉट की वैल्यू दे दी इसने। ई नॉट की वैल्यू कितनी दे दी? 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। चलो जी, तो ई नॉट है ना, ई नॉट तो कॉमन करके भी निकाल सकते हैं, चलो बाद में कर लेंगे। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड। फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स कितना होता है? ई डॉट एस। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया, तो एस की वैल्यू कितनी दे दी इसने? 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू YZ। देखो अब आपको फिर पता लग गया ना,
यूज हो जाएगा, इस तरह वो देगा। और यही चीजें आपको क्वेश्चन में ध्यान देनी है, किसके पैरेलल है, तो हमारे पास साइड कौन सी आएगी, तो पैरेलल टू वाई जेड, तो डायरेक्शन कौन सी बनी आपके पास, यस यस यस, प्लस एक्स एक्सिस। तो आपको क्या मिलेगा, आई कैप। एज अ गिफ्ट क्या मिलने वाला है, आई कैप। तो आप एस वेक्टर को कैसे लिखोगे, एस एन कैप विच इज इक्वल्स टू 0.2 आई। फंडा क्लियर, ओके। तो बस सॉल्व कर दो। तो हमारे पास क्या है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू, देखो दोनों में ई नोट कॉमन है तो ई नोट को बाहर निकाल लेते हैं, ई नोट की जरूरत नहीं है। 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 0.2 आई कैप। अब आपको समझ में आ गया आई और आई का रिलेशन कितना आ जाएगा, आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0। तो हमारे पास कितना आ गया, ई नॉट बाहर 3/5, तो 0.2 को 2/10 कर सकते हैं, चलो 3/5 मल्टीप्लाई 2/10, आई कैप कितना हो गया, चलो लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए बाद में पढ़ने में, 2/10 आई कैप डॉट आई कैप प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 2/10 जे कैप डॉट आई कैप। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, यस 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 0। ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3/5 2/10, तो कितना हो गया 6/50। तो ई नॉट कितना है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओके 1000 मल्टीप्लाई कितना कर लिया, 6/50, 5 0, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल हुआ कितना हुआ 20। तो कितना आ गया 26 6 12 12 2 24 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फंडा क्लियर, समझ में आती है बात। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r if it is placed in uniform electric field as shown in figure। अब ध्यान दो यहाँ पर वो वर्ड क्या बोल रहा है, कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो ये कौन सा सरफेस यूज हो रहा है, देखो सरफेस पे थोड़ा ध्यान देना, सिर्फ ये वाला। तो एरिया कौन सा यूज होगा, ये वाला, ठीक है। तो एरिया अगर मैं यहाँ यूज करूंगा तो एरिया की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, पाई आर स्क्वायर। देखो हेमिस्फेयर इज अ डिफरेंट, पर जब वो सिर्फ कर्व्ड सरफेस की बोल रहा है, वो सर्कुलर सरफेस की बात कर रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सर्कल आ जाएगा। ये थोड़ा सा ना यहाँ पे ट्विस्ट है छोटा सा, क्लियर। तो बस आपको यही चीज ध्यान देनी, ना कि आप कभी हेमिस्फेयर का लगा दो कि 2/3 पाई आर क्यूब, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक। फंडा क्लियर होता है। तो हेमिस्फेयर में कितना आ जाता, 2/3 पाई आर क्यूब। तो अगर आप उसको सॉल्व करते तो फ्लक्स कितना आ जाता, ई एस विच इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब ई। ये किसके केस में आता, हेमिस्फेयर। यहां पर उसने क्या बोला, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो क्या लगेगा पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास फ्लक्स कितना आ जाएगा, ई एस विच इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई। क्लियर है यहाँ तक की बात, चलो अब चलते हैं गोस थ्योरम की तरफ। तो गोस थ्योरम क्या कहती है, इसको देखते हैं। गोस थ्योरम कुछ नहीं है और सब कुछ है। देखो अभी तक हम एक चीज पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा था, फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ई डॉट ds इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन। तो ये यही बोलता है बस गोस थ्योरम की, q बाय एप्सिलॉन नेट चार्ज बाय, ये हमारे पास क्या हो गया एप्सिलॉन। टोटल फ्लक्स, देखो इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी, टोटल फ्लक्स फाई विद अ क्लोज सरफेस। याद रखना ये काम किस में करने वाला, सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के अंदर, ठीक है। इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज। अब यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं नेट चार्ज, क्या कर देते हैं नेट चार्ज
एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, या इसी को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का मतलब देखो सिंपल भाषा में समझे तो क्लोज सरफेस, कैसा भी हो पर कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। ठीक है, और यहां पर हम क्या यूज करते हैं फॉर्मूला, फ्लक्स इज इक्वल्स टू फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज पाथ ई डॉट ds वेक्टर फॉर्म में, which is equals to q net divided by epsilon। ठीक, the law is suitable for symmetrical charge distribution। इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लो कि सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखो मैंने आपको पहले वीडियो में करवाया था कि एक होता है हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो लेंथ पर निकाला जाता है, जैसे ये है तो टोटल लेंथ और टोटल चार्ज, तो वहां पर हमारे पास क्या आएगा, लीनियर चार्ज। अगर आप एरिया पर कैलकुलेट कर रहे हो तो हमारे पास क्या आता है, सरफेस चार्ज। और वॉल्यूम पर निकालते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो ये चीज ध्यान देने की सबसे पहली बात। द लॉ इज सुटेबल फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहला पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक। ओके, मैं कलर चेंज करता हूं। सेकंड, वैलिड फॉर ऑल वेक्टर फील्ड्स। वेक्टर फील्ड कौन कौन सी होती है, तीन तरह की होती है भाई हमारे पास वेक्टर फील्ड। नंबर वन अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड की, तो वहां पर भी आप इसको पढ़ सकते हो। सेकंड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरी हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये तीनों बात समझ में आती है। सबसे पहली है ग्रेविटेशनल फील्ड, दूसरी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरी क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड। एक और खास बात क्या बोलता है, ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखो ग्रेविटेशनल फॉर्मूला याद करो, Gmm/r², आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। यहां पर भी देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो 1/r² आ जाता है। जब मैग्नेटिक फील्ड में भी आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे तो वो भी डिवाइड बाय 1/r² होता है। तो क्या हो गया, इनवर्स स्क्वायर लॉ के साथ ये काम करता है। तो तीन बातें, पहला सिमेट्री, तो लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज। दूसरा हमारे पास क्या हो गया, फील्ड्स हो गई, तीनों तरह की फील्ड होगी, और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अब ध्यान देते चलना भाई, एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला है। पहला पॉइंट, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप। मैंने अभी आपको बता दिया कैसी भी शेप हो, सिर्फ एक काम होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। फंडा क्लियर। ओके, गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ऑन टोटल चार्ज। मैंने अभी बताया था ना, नेट चार्ज, टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस। इस बात को याद रखना, सिर्फ चार्ज कितना अंदर है बॉडी के वही काम करने वाला है, बाहर वाले चार्ज से फ्लक्स पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। हमें चार्ज देखना है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें आएगा जहां पे आप गड़बड़ कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के चार्ज की वजह से भी काम करती है, अंदर के चार्ज की वजह से भी काम करती है, पर चार्ज जो नेट चार्ज होगा वो सिर्फ अंदर का कैलकुलेट होगा, बाहर का कैलकुलेट नहीं होगा। अभी मैं एग्जांपल देकर बताऊंगा। थर्ड पॉइंट, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेसेस इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। अरे भाई ये मैं बता देता हूं, ये थोड़ा सा जो है परेशान करने वाला पॉइंट है। अभी तो आपने पढ़ लिया इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, पर अभी आगे आएगा इसी का, अगर हम एक एक्सेप्शन रूल पढ़ेंगे कि कहां पर वो किस तरीके से बिहेव करता है, तो वो चार्ज की जो पोजीशन होगी क्लोज्ड बॉडी के अंदर वो बहुत मैटर करती है, वो परेशान करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द गॉसियन सरफेस ड्यू टू ऑल द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। देखो ध्यान दो इस बात के ऊपर, क्या बोल रहा है, पहले वो बात कर रहा था फ्लक्स की, अब वो बात कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑल चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के बाहर हो अंदर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई सबसे काम करेगी। दोनों बातों को दिमाग में रखो, फ्लक्स के अंदर बात कर रहे हैं चार्ज की, इलेक्ट्रिक फील्ड में बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इन क्लोज सरफेस इन इनकमिंग फ्लक्स, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, इनकमिंग फ्लक्स कैसा होता है, नेगेटिव, और जबकि आउटगोइंग कैसा होता है, पॉजिटिव। इनकमिंग में एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री का, और आउटगोइंग में एंगल कितना बनता है हमारे पास, 0 डिग्री का। इस बात को याद रखना।
ठीक है, और n कैसा होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। इन गॉसियन सरफेसेस फ्लक्स इज जीरो। इस बात को समझो, अगर फ्लक्स जीरो कह रहा है तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। क्यों? जो बॉडी के बाहर चार्ज रखे हुए उसकी वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना। दिमाग में डाल लो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ना क्या बोल रहा हूं मैं, Gaussian surface flux is zero is does not imply that electric field is zero at every point of the surface। फंडा क्लियर? बट अगर उसने ये कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये शॉर्ट शॉर्ट मान के चलना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, अंदर के जो चार्ज हैं, बाहर के चार्ज हैं, आसपास के चार्ज हैं, सबकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो डेफिनेटली फ्लक्स कैसा होगा, जीरो। If E is zero at every point implies flux is equals to zero। Very, very, very important। ठीक, ओके, यहां से अब देखो आपको चीज समझ में आएगी। इफ अ बॉडी, इफ अ क्लोज बॉडी, देखो एग्जांपल, नॉट एनक्लोजिंग एनी चार्ज, बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो इससे एक बात तो समझ में आ गई, फ्लक्स कितना होने वाला है, जीरो। पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी? नहीं भाई, ये बाहर घूम तो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो। फंडा क्लियर? is placed in electric field either uniform non-uniform, total flux will be zero but electric field is not equal to zero। अच्छा जी, अब ये बी पॉइंट और इसका नोट पॉइंट अगर ये समझ में आ गया तो आज के जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने वाले हैं वो समझ में आ जाएंगे, नहीं तो दिमाग की दही होने वाली है। इस बात को समझ लेना भाई। इफ अ क्लोज बॉडी, बॉडी की बात कर रहा हूं, एनक्लोजेस अ चार्ज देन टोटल फ्लक्स। अगर सिर्फ एक बॉडी की बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन की नहीं, सिर्फ एक, ये कोई भी एक रैंडम बॉडी थी तो फ्लक्स कितना हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फंडा समझ में आता है, कोई समस्या नहीं। सर्कल दिखा रखा है, उसमें कहीं पर भी सेंटर पे रखा हुआ है, चलो जी कोई बात नहीं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सिलेंडर दिखा रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पर भी एक सिंपल बॉडी मान के चल रहा है, दिख तो आपको क्यूब रही है, पर अभी ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज अ बॉडी, नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन्स। क्या बोल रहा हूं मैं, अब ये धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा। मैंने बोला क्यूब एज अ बॉडी, एक मान रही है, तो फ्लक्स कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन। अगर मैं कहूं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 प्लेन, 6 प्लेन, ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, इस तरह 6 प्लेन जब आपस में मिलते हैं तब जाकर एक क्यूब बनता है। तो हर एक प्लेन पर तो चार्ज की वैल्यू डिफरेंट होगी। फंडा समझ में आ रहा है? तो यही चीज देखनी है कि आपके पास जब क्वेश्चन है वो एज अ बॉडी है, एज अ सरफेस है, एज अ पॉइंट है, वो कैसे काम करने वाला है। और उसके मैंने सारे एग्जांपल अभी आपके लिए रखे हुए हैं, ठीक है, एक एक करके सब देखेंगे भैया सब। अब यहां तक तो हो गया, अब नोट पॉइंट पर आ जाओ जो सबसे जरूरी है। सो इन केस ऑफ सिमेट्रिकल क्लोज बॉडी, किसकी बात कर रहा है, बॉडी, तो चार्ज क्यू कहां पे होना चाहिए, सेंटर पर। देखो यहां पर अभी जब हमने इसकी बात करी, इसकी क्यूब की भी बात करी, तो यहां पर जो चार्ज रखा हुआ वो सेंटर पर रखा हुआ है, ये बात समझना, तो सबके लिए वो एप्लीकेबल है। चलो जी, तो यहां पर क्या बोल रहा, चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर, फ्लक्स लिंक्ड विद ईच हाफ विल बी हाफ ऑफ फ्लक्स क्यू बाय 2 एप्सिलॉन। अगर वो कह रहे हैं उस बॉडी को दो पार्ट में बनाया गया, जैसे मान लो एक सर्कल, एक हमारे पास स्फेयर है, स्फेयर को काट दो, एक हेमिस्फेयर दो पार्ट में बनाया गया, तो हम उसको क्या कर देंगे, 1/2, अगर हेमिस्फेयर पे निकालना पड़ गया तो, ठीक है। एंड द सिमेट्रिकल क्लोज बॉडी हैज n आइडेंटिकल फेसेस, कितने फेसेस हैं उसके वो देखना पड़ेगा। जैसे मान लो क्यूब ले लो, इन केस ऑफ क्यूब कितने फेस होते हैं, 6 फेस। कितने फेस होते हैं, 6 फेस, तो कितना टाइम डिवाइड हो जाएगा, 6 टाइम, बिकॉज इसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स डिवाइड बाय एन, एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस। क्लियर है बात? थोड़ा थोड़ा दिमाग में जा रहा है, देखो थोड़ा थोड़ा दिमाग में जा रहा है, बाकी अब जब क्वेश्चन करना शुरू करोगे तो और क्लैरिटी आनी शुरू होगी।
कि कहाँ पर बॉडी रखी हुई है, फेस पर रखी हुई है, पॉइंट पे रखी हुई है, कैसे। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं, इस थ्योरी को जल्दी से कंप्लीट करते हैं और उसका क्वेश्चंस करते हैं। गोज लॉ इज पावरफुल टूल फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो गया, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ई और एन के बीच में थीटा क्या है, 0। अगर आप लेफ्ट साइड से निकालोगे तो क्या बनता है, 180 डिग्री, राइट हैंड साइड से निकालते हो तो 0 डिग्री बनता है। ठीक है, ओके, ये सारी बातें हो चुकी हैं, ये आप पढ़ लोगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैं बता चुका हूं आपको। सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी होती है, तीन तरह की होती है, लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब आ जाओ भाई असली चीज के ऊपर। यहां से बनने शुरू होंगे आपके पास एक्चुअल क्वेश्चन, और ये कैसे काम करने वाले। पहला क्वेश्चन ये थोड़ा इजी रख रहा हूं, उसके बाद लेवल थोड़ा थोड़ा सा करूंगा कॉन्सेप्चुअल्स में, दिमाग खुलना चाहिए आज। पहला, कंसिडर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ आई कैप। ठीक है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर ऑफ साइड। तो साइड बोले तो A इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा भाई, एरिया समझो, इसने क्या बोला, हमारे पास स्क्वायर बोल रखा है ना, तो स्क्वायर बोल रखा, तो एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, तो कितना हो गया हमारे पास, तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, if the normal to its plane making an angle theta, तो थीटा हमारे पास कितना दे दिया, 1 2 एंड 3, तो थीटा कितना गिवन है, यस 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 60 डिग्री। तो फॉर्मूला कितना है हमारे पास, फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ई डॉट डी एस विच इज इक्वल्स टू ई एस cos ऑफ थीटा। तो ई की वैल्यू कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ आई कैप। साथ में हमारे पास क्या है, आई कैप की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज हमारे पास थीटा प्रेजेंट है। तो साथ में हमारे पास कितना है, कितना है, कितना है, एस की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻² cos ऑफ 60 डिग्री। चलो जी सॉल्व करो, सॉल्व करो। 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 को 60 कितना होता है हमारे पास 1/2, तो कितना आ गया 1/2, तो वैल्यू कितनी आ गई 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 विच इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारे पास किसका आ गया, फ्लक्स की वैल्यू। फंडा क्लियर, ओके, ये तो इजी वाला था। चलो आहा, अब आएंगे मजे। फाइंड आउट फ्लक्स। चलो जी, फ्लक्स की वैल्यू सॉल्व करो, कितना होता है ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ। एक और फॉर्मूला भी तो होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन। क्यू होता है या यहाँ कुछ और लिखूं, यस 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 पकड़ लिया, वेरी गुड, ई क्यू नेट। फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द गिवन गॉसियन सरफेस। चलो जी देखो, अब सबसे पहला पॉइंट तो ये अब क्या है, चार्ज की बात कर रहा है, फ्लक्स की बात कर रहा है, तो हम क्या देखने वाले हैं, चार्ज को देखने वाले हैं। कौन से चार्ज को, जो सिर्फ इनसाइड है, आउटसाइड वाला चार्ज कितना हो जाएगा 0। तो आउटसाइड जो जितने 3 चार्ज रखे उन्हें तो भगा दो, हमारा कोई मतलब नहीं है। इनसाइड चार्ज अगर क्यू नेट निकालें तो कितना हो जाएगा, +2 -3 +4, तो कितना हो गया इक्वल टू +3 माइक्रो कूलम। तो बस वैल्यू रख दो, फ्लक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन 3 माइक्रो कूलम। तो 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फंडा क्लियर, करना चाहो आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखो यहाँ पर 8.85 वाली और उसके बाद सॉल्व करो, तो डजंट, मतलब उसकी आपको कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप इसको नॉर्मल भी रख सकते हो। ठीक है, इवन 3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट भी रखोगे चल जाएगा। ठीक है, बाकी ये देख सकते हो कि किस तरह का आंसर वो रिक्वायर्ड कर रहा है, तो वो देख लेना। ठीक, okay, if a point charge q is located at the center of a cube। अब ये
क्वेश्चन देखो कितने लेवल तक जाता है, कितना आपको समझ में आता है। चलो जी, ये बोलता है सेंटर ऑफ अ क्यूब। चलो जी क्यूब बना लेते हैं, बनाते हैं। ठीक है, एक बनाते हैं भाई, बना लो, वैल्यू बन गई। ओके, और हमने यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं और वैल्यू को कहाँ रख दिया, उसके सेंटर पर। ठीक है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द टोटल सरफेस। इस बात को रखना भाई, सबसे पहला पॉइंट क्या है, टोटल सरफेस। तो टोटल सरफेस का मतलब क्या है, बॉडी, कंप्लीट बॉडी, कंप्लीट बॉडी। तो कंप्लीट बॉडी का तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, यस क्यू बाय एप्सिलॉन। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा जी, सेकंड, फ्लक्स थ्रू वन सरफेस। तो वन कोई भी एक ले लें, चलो ये ले लो, ये आपके पास क्या है, वन सरफेस। सेकंड पॉइंट पर आ जाओ। अब वो वन सरफेस की जब बात कर रहा है, अलोंग वन सरफेस, तो मतलब क्या है, आपके पास ये प्लेन है। तो टोटल प्लेन कितने हैं आपके पास, यहाँ पर ध्यान से देखो, तो टोटल प्लेन कितने हैं, 6। कितने हैं, 6। तो हर एक का अपना अपना इक्वल वैल्यू होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू 6 पार्ट में डिवाइड होगा ना, तो 1/6। भाई 6 सरफेस हैं, तो एक के पास कितना होगा, 1/6 ऑफ टोटल फ्लक्स। भाई घर में 6 मेंबर है, एक पिज्जा आया, ठीक है, और उसके 6 पार्ट थे, तो हर एक को कितना मिलने वाला है, एक मिलने वाला है ना। तो यहाँ पर भी कितना हो गया, 1/6 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन। फंडा क्लियर, ओके। हाँ, ये और भी मजेदार क्वेश्चन आएगा। एज शोन इन अ फिगर, अ क्लोज सरफेस इंटरसेक्ट्स अ स्फेरिकल कंडक्टर। देखो इस शेप को समझना भाई, ये डायग्राम समझ में आना बहुत जरूरी है। तो ये क्या बोल रहा है, ये तो हमारे पास क्या है, क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, अभी तक इसके पास कुछ नहीं था। ये क्या बोलता है, हमारे पास क्या है, कंडक्टर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, शोन इन फिगर अ क्लोज सरफेस इंटरसेक्ट्स। मतलब क्या है, थोड़ा सा वो दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज कर गए हैं, दिख रहा है ना, मर्ज किए हुए। इफ अ नेगेटिव चार्ज Q, यहां क्या रख दिया उसने, नेगेटिव चार्ज, प्लेस्ड एट पॉइंट P, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्लोज सरफेस। सबसे पहले अब इसको दिमाग में रखो, हमारे पास हो क्या रहा है, जो ये वाली बॉडी है, ये हमारे पास क्लोज्ड बॉडी कह सकता हूं, यहां नहीं लिखा जाएगा, इधर लिखो, ये कैसी है, क्लोज्ड है। अब जब ये इसके साथ मैच कर गया हिस्सा, और यहाँ पर चार्ज कैसा रखा है, नेगेटिव क्यू, कैसा रखा है, नेगेटिव क्यू। तो यहाँ पर होने क्या वाला है, हमारे पास नेगेटिव की वजह से यहाँ सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे हमारे पास, सारे के सारे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सारा का सारा नेगेटिव आ जाएगा ड्यू टू रिपल्शन। ये बॉडी अभी भी जो कंडक्टर है वो कैसी है, न्यूट्रल है, बट सिर्फ चार्ज क्या हो गए, स्प्लिट हो गए। पॉजिटिव एक तरफ जाके इकट्ठे हो गए, नेगेटिव एक तरफ इकट्ठे हो गए। पर जो ये नेगेटिव है वो इस बॉडी के साथ भी तो अटैच कर रहा है ना। पढ़ना समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है बात। तो इसने क्या पूछा है कि फ्लक्स बताओ, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो कौन सा आएगा, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। सो फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम closed body is equals to flux is equals to negative q divided by epsilon। क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, फंडा समझ में आ गया। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख देते तो पॉजिटिव आ जाता। ये बात क्लियर हो रही है, तो नेगेटिव क्यू, बिकॉज ड्यू टू इंडक्शन वो क्या हुआ वहां पर, लिख दूं मैं यहाँ पर, सो ड्यू टू इंडक्शन सारा का सारा प्रोसेस हुआ है। क्लियर, ओके। यस, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिख रहा है हमें, क्यूब दिख रहा है, चलो जी। अ पॉइंट चार्ज Q is placed at the
कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, कहाँ रखा है कॉर्नर? कॉर्नर बोले तो किसी पॉइंट पर, ये क्या है? पॉइंट। समझ में आ रही बात? विद साइड एल। अब इसको दिमाग में डालो, ये किसकी बात कर रहे हैं? लीनियर चार्ज की। साइड, देखो यहां पर हमारे पास क्या क्या आता है? नंबर वन, साइड। साइड बोले तो वन डायमेंशन, पॉइंट की बात करो, साइड की बात करो, वन पॉइंट उसी में आएगा। सेकंड, वो बात किसकी करता है? सरफेस की। जब वो सरफेस की बात करता है तो प्लेन की बात करता है, फेस की बात करता है। ठीक है, दैट इज योर टू डायमेंशन। कितने थे? टू डायमेंशन। टू डायमेंशन कितने फेस थे? सिक्स फेसेस। इसके कितने फेस होते हैं? सिक्स फेस। वन डायमेंशन की बात करें, पॉइंट की बात करें तो कितने पॉइंट है भाई? एट। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। फंडा क्लियर होता है? चलो एक दूसरे के भी नाम लिख देते हैं। यस, फेस वन, फेस टू, फेस थ्री, फेस फोर, फेस फाइव, आ गया वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ये हमारा फ्रंट साइड का सिक्स। ठीक है, फंडा क्लियर होता है? तो ये कितने हैं? सिक्स तो फेसेस हैं, एट क्या है? इसके पॉइंट्स हैं, कॉर्नर्स कह सकते हो, पॉइंट्स कह सकते हो, क्योंकि ये चीज समझनी पड़ेगी। और थर्ड क्या है? क्यूब। क्या हमारे पास? क्यूब। वो कैसा है? थ्री डायमेंशनल। वो कितना है? वन। वो कितना है? वन। तो कितना कितना किस पे डिवाइड होगा? अगर आप इसको पॉइंट वाइज डिवाइड करोगे तो एट पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, फेस में डिवाइड करोगे तो सिक्स पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, और क्यूब में है तो वो सिंगल पार्ट रहेगा। तो क्या बोल रहा है? अ पॉइंट चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब विद साइड एल, फाइंड फ्लक्स थ्रू एंटायर सरफेस एंड फ्लक्स थ्रू ईच फेस। फंडा क्लियर? तो तीनों को आप निकाल सकते हो। सबसे पहले अलोंग किसके निकालोगे? अलोंग पॉइंट, तो कितना आ जाएगा? वन बाय एट ऑफ टोटल फ्लक्स, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जी, सेकेंड अलोंग फेस, तो कितना आ जाएगा? वन बाय सिक्स ऑफ फ्लक्स। और तीसरा हमारे पास क्या है? अलोंग क्यूब, तो कितना आ जाएगा? फाइव, विच इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन। फंडा क्लियर? समझ में आती है बात? अब इस क्वेश्चन को समझो, ये अब और भी मजेदार आएगा। ये थोड़ा सा अब आपको खुद सोचना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में। अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज लोकेटेड L by 2 above the center of a square। एक स्क्वायर है। पहले तो स्क्वायर वर्ड को समझो। स्क्वायर बोले तो एक प्लेन बोल सकता हूं मैं। फंडा समझ में आता है? तो इसने क्या कहा? एक प्लेन से, यहाँ थोड़ा सा क्योंकि इसको सॉल्व भी करना है, ये एक प्लेन रखा हुआ है, इस प्लेन से जस्ट L by 2 पर एक बॉडी रखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझो ये सॉल्व कैसे हो सकता है? ये तो ओपन है, अभी देखने में तो कैसा है? ओपन दिख रहा है। ओपन में सॉल्व हो सकता है? नहीं। तो नहीं हो सकता तो इसको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको इसको क्लोज कंसीडर करना पड़ेगा। अब कंसीडर कैसे करोगे? अगर ये L by 2 पर रखा है तो L by 2 और ऊपर जाके आपके पास एक दूसरा प्लेन रखा होगा। फंडा समझ में आ रहा है? तो पहला कितना है? L by 2, तो दूसरा भी कितना है? L by 2। तो यहां से तीसरा भी एक प्लेन आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा, फोर्थ करना पड़ेगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये क्या शेप बना देगा? शेप कौन सी बना देगा? बोलो बोलो बोलो। यस यस यस, स्क्वायर है तो शेप क्या बनेगी? क्यूब की। कैसी शेप बना देगा? क्यूब की। फंडा क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है बात? तो जैसे ही क्यूब बना, फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर। स्क्वायर बोले तो फ्लक्स थ्रू स्क्वायर। स्क्वायर बोले तो हमारे पास क्या है? फेस है ना। तो फेस है तो हमारे पास कितना आ जाएगा? वन सिक्स ऑफ द फ्लक्स। वन सिक्स ऑफ द फ्लक्स, तो वन बाय सिक्स ऑफ टोटल फ्लक्स कितना होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितना आ गया? क्यू बाय सिक्स एप्सिलॉन।
अब समझ में आ रहा है, 1 डायमेंशन का केस, 2 डायमेंशन का केस, 3 डायमेंशन का केस, कैसे सिचुएशन में आप बना सकते हो, ये फंडा क्लियर हो रहा है। चलो जी, आह ये थोड़ा सा गंदे वाला क्वेश्चन है और थोड़ा खतरनाक होने वाला है। 2 माइक्रोकुलाम चार्ज इज इन सम गॉसियन सरफेस। चलो जी, ये कोई गॉसियन सरफेस है, इस पर कितना चार्ज है, 2 माइक्रोकुलाम है। ओके, गिवन आउट फ्लक्स, गिवन आउट फ्लक्स कितना बोल रखा है इसने, 5। व्हाट एडिशनल चार्ज इज नीडेड, व्हाट एडिशनल चार्ज इज नीडेड, इस वर्ड को समझना भाई, नीडेड, नीडेड बोले तो इन, यहां पर कोई एडिशनल चार्ज क्यू इज नीडेड इफ वी वांट, वांट का मतलब क्या है, वी वांट बोले तो आउटपुट, दिमाग में बात जा रही है, दिमाग में बात जा रही है, दिमाग के ढक्कन खुल रहे हैं, क्या बोल रहा है, वी वांट, ठीक है। देखो पहले अंदर क्या था, 2 माइक्रोकुलम, तो बाहर भी कितना था, इनिशियल केस को समझो, इनिशियल फाइनल, केस 1 इनिशियल था 2 माइक्रोकुलम, फाइनल था 2 माइक्रोकुलम, ठीक है। सेकंड केस में वो कुछ x ऐड करता है और साथ में क्या बोलता है, वी वांट दैट 6 phi enters into the Gaussian surface, तो मतलब क्या हमें क्या चाहिए, 6 phi चाहिए, 6 phi मतलब पिछले वाले से 6 टाइम्स, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इन शुड बी इक्वल्स टू आउट, तो इन फ्लक्स, इन शुड बी इक्वल्स टू फ्लक्स आउट, तो इन फ्लक्स कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास, क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 प्लस समथिंग डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इन, इक्वल्स टू आउट कितना होगा, पहले कितना था, 2 था, अब उसके अंदर क्या चीज आ गया, 6 5, मतलब पहले के 5 से 6 मल्टीप्लाई, तो 6 टाइम्स ऑफ ओल्ड 5 कितना था, 2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन, फंडा क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है बात, क्या कहना चाह रहा है, ये अपने आप में टिपिकल क्वेश्चंस में काउंट होता है। तो हमारे पास कितना आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओके ओके ओके, क्या बोल रहा है, यस, तो हमारे पास ये कैसा है, इन है तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, और आउट है तो साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या आ गया, सॉल्व करो, सो -2 माइनस क्यू इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 12 माइनस क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14, तो क्यू इक्वल टू कितना आ गया, -14 माइक्रोकुलम चार्ज, फंडा क्लियर, समझ में आती है बात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ओहो ये वाला, S1 and S2 are two concentric shells. दो concentric है, enclosing charge Q and 2Q. इसके पास Q है, उसके पास 2Q है, shown in figure. What is the ratio of flux through S1 and S2? चलो जी, सबसे पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S1, तो फ्लक्स अलोंग S1 इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यही बोलते हैं फॉर्मूला, तो Q कितना है इसका, कैपिटल Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, अलोंग S2 Q नेट कितना है, समझो, जो S1 का चार्ज Q है और S2 का जो चार्ज Q है, वो दोनों मिलाकर S2 में है ना, समझ में आ रही है बात, क्योंकि S2 में तो दोनों के दोनों सर्कल्स आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज Q प्लस 2Q, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 3Q, तो फ्लक्स अलोंग S2 कितना हो जाएगा, 3Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। चलो सॉल्व कर दो, तो कितना आ जाएगा, फ्लक्स 1 डिवाइड बाय फ्लक्स 2, या S1 बाय S2 कह सकते हो, तो S1 का कितना आ गया,
क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 3q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया 1, या फ्लक्स 1 divided by flux 2 which is equals to 1:3। कितना आ गया 1:3। ये थोड़ा इजी वाला था। चलो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे क्या बोलता है ये हमको, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस S1 चेंज if a medium of dielectric constant epsilon r is introduced in the space with S1 in place of air। चलो इसको समझो। बी पार्ट, ये क्या बोल रहा है, ये एक सर्कल था हमारे पास, ये दूसरे वाला सर्कल था हमारे पास, ठीक है। तो इसने क्या कहा, पहले सर्कल के अंदर अब इसने क्या करा, कोई मीडियम डाल दिया एप्सिलॉन आर। क्या डाल दिया, एप्सिलॉन आर। तो हमारे पास फ्लक्स जो था एयर के अंदर वो कितना था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नाउ एप्सिलॉन आर इक्वल टू के इज इंट्रोड्यूस्ड, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इन मीडियम विच इज इक्वल्स टू क्यू बाय के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, या फिर कह सकते हैं क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो कितना हो जाएगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट आर टाइम्स चेंज हो जाएगा। फंडा क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जी, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और फिर इसके बाद हम फिनिश करेंगे। तो क्या बोलता है, देखो देखो देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ द फील्ड शोन इन फिगर आर, तो ई एक्स हमारे पास कितना दिया है उसने, देखो देखो देखो, ई एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स की पावर 1/2, ई वाई 0, ई जेड 0, अल्फा की वैल्यू कितनी दी 5 न्यूटन पर कूलम मीटर की पावर 1/2। ओके, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अच्छा, फ्लक्स थ्रू द क्यूब निकालना है, फ्लक्स थ्रू द क्यूब। क्यूब बोले तो क्यूब के कितने पार्ट लेके चलोगे, एक लेफ्ट पार्ट लोगे और एक राइट पार्ट लोगे। वैसे तो 6 पार्ट हैं इसके, कितने होते हैं 6 पार्ट, पर इसने क्या बोला, ई वाई इज इक्वल टू 0, तो ई वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फिनिश हो गया। ई जेड 0, तो जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव क्या हो गया 0। तो अब कितना बचा, लेफ्ट और राइट बचा, मतलब क्या है, नेगेटिव एक्स बचा और पॉजिटिव एक्स बचा। चलो जी यहाँ वैल्यू निकालते हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई एस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का निकालते हैं, लेफ्ट साइड का निकालते तो हमारे पास क्या है, ई की वैल्यू है अल्फा एक्स की पावर 1/2, ठीक है। एस, अब एरिया देखते हैं, एरिया क्या होता है, डिस्टेंस। चलो जी, तो एरिया कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, हमारे पास ये क्या दे रखा है, इसने बोल रखा है इसकी साइड कितनी है ए, साइड कितनी बोल रखी है ए, तो यहाँ कितना आ जाएगा ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, साथ में थीटा कितना बनेगा कोस ऑफ 180 डिग्री। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सर हमें अल्फा की वैल्यू पता है 5 है, एक्स क्या है, एक्स क्या होता है, विच इज कॉल्ड डिस्टेंस, विच इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब डिस्टेंस देखो कहां से निकालना है, लेफ्ट साइड, मतलब क्या बॉडी कहां पर रखी हुई है ओरिजिन से, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना भाई, ये आपका पहला डिस्टेंस, पहले फेस से, क्योंकि आप लेफ्ट फेस से निकाल रहे हो ओरिजिन तक का, तो डिस्टेंस कितना है ए, तो यहाँ पर x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, a के इक्वल, तो वैल्यू प्लेस करो यहाँ पर, तो आपके पास कितना आ गया 5l इज इक्वल्स टू अल्फा 5, x की जगह पर कितना आ गया a की पावर 1/2 मल्टीप्लाई, बाहर कितना था a स्क्वायर,
cos 180 -1, तो फॉर्मूला टोटल वैल्यू कितनी आ गई, -5 a की पावर 3/2। ये आपका क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन। फंडा क्लियर? ओके, तो अब निकालते हैं फ्लक्स राइट साइड, तो कितना हो जाएगा, ई एस कोस ऑफ थीटा। ई मुझे पता है अल्फा एक्स की पावर 1/2 मल्टीप्लाई एरिया रहना है ए स्क्वायर कोस ऑफ 0 डिग्री। अच्छा जी, अल्फा मेरे पास 5 है, एक्स कितना हो गया। अब ध्यान देना, हम निकालते कहां से, हमेशा सेंटर से। सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया, तो ये हमारे पास डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, यस 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 यस, ए प्लस ए 2a, यहाँ पर x की वैल्यू, ये x1 ये x2, ठीक। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2a, वैल्यू प्लेस कर दो तो कितना आ जाएगा, 5 2a की पावर 1/2 a स्क्वायर, हमारे पास कितना आ गया, कोस ऑफ थीटा कितना आ गया, 1, ठीक। चलो जी, तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, नहीं नहीं भाई, एक चीज गलती कर दी पीछे, ए स्क्वायर और ये तो ये 3/2 थोड़ा ना होगा, तो 5/2 होगा। कितना हो गया, हो गया हो गया हो गया हो गया, यस 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 यस, 5/2। देखो यहाँ दिखाई दिया ना एकदम से। चलो 5 मल्टीप्लाई कितना हो गया, √2, उसके बाद क्या हो गया, ए की पावर 5/2। फंडा क्लियर? ओके, ये कैसा आया है, पॉजिटिव। तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो हमें टोटल फ्लक्स निकालना था, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो कितना आ गया, लेफ्ट प्लस राइट, तो वैल्यू कितनी आ गई इसमें, कितनी है, -5 a की पावर 5/2 प्लस 5√2 a की पावर 5/2। तो बस इसमें क्या करो, 5 a की पावर 5/2 कॉमन, -1 प्लस √2, तो कितना बोल सकते हैं, √2 -1, 5 a की पावर 5/2, ठीक है। ए इसने डिफाइन नहीं कर रखा है यहाँ पर, अच्छा चलो ए डिफाइन कर रखा है, एज्यूम ए की वैल्यू कितनी बोल रखी है इसने, 1। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, √2 a इक्वल्स टू 1, तो √2 -1, 5 1 की पावर 5/2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 -1 मल्टीप्लाई 5। चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो, तो √2 कितना होता है हमारे पास, यस 1.414, तो कितना आ जाएगा, 0.414 मल्टीप्लाई 5, उससे भी कर सकते हो। ये आपके पास कितना आ गया, टोटल फ्लक्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या पूछता है, द चार्ज विद इन द क्यूब। अरे ये तो इजी वाला है, चलो सेकंड पार्ट करते हैं। तो हमें पता है फ्लक्स किसके इक्वल होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो टोटल चार्ज पूछा ना, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू फ्लक्स टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, √2 -1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, चार्ज की, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, क्या क्या चीजें सीखी हमने, फ्लक्स सीखा, लाइन ऑफ फोर्सेस कितनी पास ऑन करती हैं, किस किस पे डिपेंड करती हैं, फील्ड पर, एरिया पर, थीटा पर। उसके हमने सारे के सारे केसेस पढ़े। उसके बाद हमने क्या देखा, कूलम्ब्स लॉ देखा, गॉस थ्योरम देखी और गॉस थ्योरम के केसेस को देखा। और देखो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था हमारे पास, वो था पोजीशन ऑफ द चार्ज, 1 डायमेंशन के अलोंग, 2 डायमेंशन अलोंग, या फिर 3 डायमेंशन के अलोंग। तो जो मैंने वो आपको क्यूब वाला क्वेश्चन करवाया है, वो पॉइंट पे जो रखा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस को आप गो थ्रू करो, कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो जस्ट कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिखो और मैं आपको हेल्प कर दूंगा, क्लियर। या फिर आप सीधा सीधा मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओ, वहां पे आपको नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में अगर कोई भी क्वेरी होगी या कुछ भी होगा मैं उसको भी सॉर्ट आउट आपको करवा दूंगा, ठीक है। ओके बच्चा पार्टी, टेक केयर, बाय।